नमस्कार, द टेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जो सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता की सुरक्षा तीनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। यही वजह है कि इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और कानूनविद सभी इसको लेकर चिंतित हैं, चिंता प्रकट कर रहे हैं। ये खतरनाक बिल है डाटा प्रोटेक्शन बिल, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे डीपीडीपी एक्ट भी कहा जा रहा है। मोदी सरकार का कहना है कि ये कानून व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान जन विरोधी बताए जा रहे हैं। इसमें से एक ये है कि अगर ये कानून बन गया तो खोजी पत्रकारिता नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें 500 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विरोध की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कानून निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा है। सरकार का दावा है कि ये नागरिकों के डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित करेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसके प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करते हैं। खासतौर पर धारा 44(3) पर सवाल उठ रहे हैं, जो आरटीआई एक्ट में संशोधन की बात करती है। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लेकर भी चिंता है, क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में रहेगा, जिससे उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। विपक्ष और सिविल सोसाइटी का मानना है कि ये कानून सरकार को नागरिकों की निगरानी बढ़ाने और सूचनाओं को दबाने का अधिकार देता है। आरटीआई एक्ट 2005 ने भारतीय नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने, जानकारी हासिल करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का अधिकार दिया था, लेकिन डीपीडीपी एक्ट के तहत इसके कमजोर होने की आशंका के ठोस कारण है। बहरहाल, हमारे साथ जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज हैं, तो आइए उनसे समझते हैं कि ये खतरे कितने वास्तविक हैं। अंजलि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया जी। मेरा पहला सवाल यही है कि इस बिल को इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है कि निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तमाम खतरे में पड़ जाएंगे। जी मुकेश जी, अगर हम ये देखें कि जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है डेटा की, और इसका मकसद होता है किसी भी कंट्री में अगर इसको लाया जाए कि राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार, और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इन दोनों को प्रोटेक्ट करे, इन दोनों को हार्मोनाइज करे। आपने जैसे बताया, इस कानून में वो संतुलन नहीं है, पर मैं तो ये कहूंगी कि ये कानून जो है ना तो निजता का अधिकार लोगों का सुरक्षित कर रहा है और सूचना के अधिकार कानून को ध्वस्त कर रहा है। तो ये कानून जो है बहुत ही खतरनाक कानून है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इस कानून को अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया जाएगा। अब आप और हम सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार कानून 20 साल पहले लाया गया था। उसमें बहुत ही लोगों को सशक्त करने वाली एक ताकत लोगों को दी, जिससे कि लोगों ने सरकारों को जवाबदेह बनाया। उस कानून में लोगों ने सूचनाएं मांगी हैं, सवाल पूछे हैं, जैसे कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वहां पर बड़े बड़े पूंजीपति अरबों रुपए का लोन लेके फरार हो जाते हैं, उनके लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है। वो तो लोगों का पैसा है। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई पूंजीपतियों के नाम बताइए, कौन फरार हो रहे हैं। एक छोटा किसान 10,000 रुपए का लोन लेके फरार हो तो उसे नहीं छोड़ा जाता, और यहाँ पे अरबों रुपए के लोन लेके फरार हो रहे हैं लोग, उनका राइट ऑफ हो रहा है लोन। तो लोग सवाल पूछते हैं। अब सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ को बदल दिया। उस कानून को मैं अब ये कह दिया कि आप कोई भी निजी सूचना, कोई भी व्यक्तिगत सूचना आरटीआई लॉ के तहत नहीं ले पाएंगे। अब हम अगर जाके बैंक से सवाल पूछेंगे कि नाम बताइए पूंजीपतियों के जो फरार हो गए या जिनके लोन राइट ऑफ हो गए, तो बैंक हमें कहेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक, कि ये तो व्यक्तिगत सूचना है, आप तो उनका नाम पूछ रहे हैं, ये तो व्यक्तिगत सूचना हो गई, हम नहीं देंगे। अब
इसी तरीके से अब हम याद करें पिछले कितने सारे चुनावों में ये बहुत बड़ी चिंता रही है कि गलत लोगों के नाम ऐड हो जाते हैं, गलत लोगों के डिलीट हो जाते हैं, जो वोटर वहां रहते नहीं है उनके नाम ऐड हो रहे हैं, तो फिर तो चुनावी प्रक्रिया बेकार हो गई। अब ऐसे में लोग जाकर वोटर लिस्ट को चेक करते हैं, किसका नाम वोटर लिस्ट पे है, किसका नहीं है, देखते हैं कि गलत काटा गया कि ठीक काटा गया, नाम सही ऐड हुआ कि नहीं। अब ये कहा जाएगा कि वोटर लिस्ट में तो नाम लिखा है, पता लिखा है, वोटर लिस्ट में तो फोटोग्राफ लगी है लोगों की, ये तो सब व्यक्तिगत सूचना है, तो कहा जाएगा ये आप नहीं ले सकते। तो ये फिर इलेक्टोरल फ्रॉड कैसे रुकेगा, फिर तो चुनाव कैसे सही से होंगे देश में। अब ये सारी सूचनाएं लोग लेते हैं, लगातार लेते हैं, भ्रष्टाचार होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, हमने देखा बिहार में किस तरह से एक के बाद एक ब्रिज गिर रहा है। अब वहां पर लोग जाके आरटीआई एप्लीकेशन लगा के पूछते कॉन्ट्रैक्टर कौन है, नाम बताइए, किसने सैंक्शन किया था उन कॉन्ट्रैक्टर को ये देना, उनके भी नाम बताइए, लोगों के जो सरकारी अधिकारी हैं। अब कहेंगे नहीं ये तो व्यक्तिगत सूचना है, तो भ्रष्टाचार का उजागर कैसे होगा। तो आरटीआई कानून में संशोधन ये कर दिया गया कि कोई व्यक्तिगत सूचना आप और हम नहीं ले सकते, इसका मतलब कि कोई जवाबदेही नहीं हो पाएगी, भ्रष्टाचार कोई उजागर नहीं कर पाएगा। अब एक तो ये तब समस्या है, दूसरी समस्या ये है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून में ये कह दिया गया कि कोई भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे रिसर्चर हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, कोई भी अगर पर्सनल व्यक्तिगत डेटा कलेक्ट करते हैं या उसे प्रोसेस करते हैं, उसे छापते हैं, तो वो डेटा फिडिशरी कहलाएंगे। और डेटा फिडिशरी को बहुत सारी चीजें करनी होगी, कंसेंट लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी का भी डेटा इस्तेमाल करेंगे तो उनसे पहले जाके मिलेंगे, कंसेंट लेंगे, तब आप उनके डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं डिजिटली। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई भी पत्रकार सूचना इकट्ठी करते हैं, वो रिसर्चर सूचना इकट्ठी करते हैं, या कहीं पर सूचना उन्हें मिलती है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसे छापते हैं, वो डेटा फिडिशरी बन गए। और अगर कोई कह दे कि इन्होंने तो हमसे पूछे बगैर हमारा नाम इस्तेमाल किया या यूज किया वो डेटा, तो उनके खिलाफ शिकायत हो जाएगी इस कानून में, जो शिकायत करने के लिए जाना पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में, जो कि पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है। सरकार ही उसके मेंबर को चुनेगी, चेयर को चुनेगी, और सरकार ही उन्हें हटा भी सकती है, सरकार के नियंत्रण में रहेगी वो। तो मतलब शिकायत जाएगी तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तो वही करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इस कानून के थ्रू अब ये भी पावर दे दी कि 500 करोड़ रुपए तक का फाइन वो हर एक केस पे लगा सकते हैं। तो आप सोचिए मुकेश जी कि आप जैसे पत्रकार जो फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, जो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उनको कोई कंसेंट थोड़ी देगा। अब कोई पूंजीपति अगर मैं किसी का इंटरव्यू करूं और उसको पब्लिश कर दूं, और कल को जिसका इंटरव्यू किया है वो बोल दे कि मेरी अनुमति के बगैर पब्लिश किया गया है, तो मेरे ऊपर 500 करोड़ का जुर्माना कर दिया जाएगा। जी, मतलब ये थोड़ा सा तो इसे हमें समझने की जरूरत है कि केवल नाम मेंशन करना ऐसा वायलेशन नहीं होगा। इंटरव्यू अगर हम लेते हैं, आप लेते हैं, तो कोई ऑब्वियसली अपने कंसेंट से बोल रहे हैं, पर हाँ वो ये कह सकते हैं कि मैंने इंटरव्यू दी, उसके बाद तो मैंने कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, मैंने तो कह दिया था कि नहीं छापिए आप मेरी इंटरव्यू। आप जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा। आप देखिए कितने हादसे होते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, वहां पर आप जाएं, आप किसी का रिपोर्ट बनाएं जो आपने छापनी है, आपने उसका चलाना है, उसके अंदर आप नाम बोलेंगे, नाम लिखेंगे। अब वो कहा जाएगा कि आपने बोल दिया या लिख दिया कि किसी व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने अटैक किया था। अब वो तो आपको कंसेंट नहीं देंगे। अगर आप फैक्ट फाइंडिंग करें और पता चले कि भ्रष्टाचारी ये लोग थे, तो आप उनसे कंसेंट थोड़ी ले सकते हैं, वो आपको कंसेंट थोड़ी देंगे कि आप मेरा नाम छापिए, भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए। तो आपके खिलाफ शिकायतें तो वो तुरंत कर देंगे।
एज अ जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, संस्था हो, कोई जो भी कुछ गलत हो रहा है सरकार में उसे उजागर करे, उसके खिलाफ शिकायतें जा सकती हैं और वो सरकारी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकता है। तो आप ये सोचिए कि किसी एक मीडिया हाउस पे, किसी जर्नलिस्ट पे, किसी रिसर्चर पे, किसी भी एक्टिविस्ट पे, छोटी संस्थाओं पर 500-500 करोड़ रुपए के फाइन लगेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और इसमें जो बहुत ही खतरनाक चीज है, वो सरकार कह रही है कि अब सरकार तय करेगी कौन डेटा फिड्यूशरी है, कौन नहीं है। तो मतलब अपने पसंद के पत्रकार, अपने पसंद के एनजीओ, अपने पसंद की कंपनियां, जियो हो या जो भी हो, उन्हें तो सरकार कह देगी आपके ऊपर तो लागू नहीं होता है इसके प्रावधान, और बाकी सब उनके ऊपर ये तलवार लटका दी जाएगी। तो ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का कानून है। मैं तो कहती हूँ ये वेपनाइजेशन, हथियार बन गया है ये कानून, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं यूएपीए का इस्तेमाल किया जा रहा है, पीएमएलए का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कानून का भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वो पत्रकार हो चाहे कोई और हो, जो सरकार को पसंद नहीं है, उनकी आवाज बंद करने के लिए ये कानून लाया गया है। तो क्या अंजलि जी मैं ये मान सकता हूं कि दरअसल डेटा प्रिवेसी के आड़ में ये एक बड़ी सेंसरशिप लागू करने की कोशिश है, सरकार का एजेंडा इसके बहाने इस तरह की सूचनाओं को रोक देने का एक षड्यंत्र है कि इस तरह की खबरें, वैसे भी इस सरकार ने हर जगह एक ब्लॉक कर दी है जहां से आप सूचनाएं, हम पत्रकार जहां जहां पहले जा पाते थे मिनिस्ट्रीज में और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, अब वहां जाना आना बंद हो गया है और मंत्रियों को भी निर्देश है कि वो बात नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को भी निर्देश है वो बात नहीं करेंगे। तो इस सूरत में ये और अगर ऐड हो गया तो पत्रकारिता बंद। देखिए, विश्व भर में जहां पर भी डेटा प्रोटेक्शन कानून आता है, ज्यादातर जर्नलिस्ट्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि ये तो किसी भी लोकतंत्र में समझने लायक बात है कि अगर मीडिया ही अपना काम नहीं कर पाएगी, हर चीज पे मीडिया को ही डर रहेगा कि भाई हमें 500 करोड़ रुपए के फाइन लग जाएंगे, तो फिर पत्रकारिता कैसे चलेगी इस देश में? तो ये जो कानून आया है, इसके जो पहले 2 वर्जन्स थे जिनके ऊपर कंसल्टेशन हुई थी, उसमें जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन का क्लॉज था। मतलब कि जर्नलिस्ट अगर अपना काम करते हैं, उनके ऊपर इसके प्रावधान नहीं लागू होने थे। अब जो आया है कानून, उसमें है ही नहीं ऐसा कोई प्रोविजन। तो आप जर्नलिस्ट होते हुए आपके पास सूचना आ भी जाए, कोई आके आपको सूचना दे भी दे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फोर्स करा कि आप सबके नाम डालिए किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, किस पार्टी को, और उससे मालूम पड़ा कि कितनी घपला हो रहा था, कितना भ्रष्टाचार क्विड प्रो को हो रहा था। कोई एक कंपनी है जो कि बीजेपी को पैसे देती है या किसी और पार्टी को पैसे देती है, और तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें 5,000 करोड़ रुपए का एक मिल जाता है ठेका। तो ये सारी सूचना बाहर आ रही थी। अब कैसे आई वो सूचना बाहर? क्योंकि आप जैसे पत्रकारों ने वो देखा सूचना, जब एसबीआई ने उसको डिजिटल फॉर्म में डाला, उन्होंने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करी और तुरंत बता दिया लोगों को कि ये तो ऐसे भ्रष्टाचार होता दिख रहा है। अब सरकार कह रही है कि ना तो आप वो सूचना मांग सकेंगे, और अगर वो सूचना आपके सामने आ भी गई, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आ गई थी, उसको आप प्रोसेस भी नहीं कर सकते, उसको आप डिसेमिनेट भी नहीं कर सकते। पहले आपको जाके कंसेंट लेना पड़ेगा उन कंपनियों से और उन लोगों से कि हम आपका नाम इस्तेमाल कर लें, आपका डेटा प्रोसेस कर लें। वो कौन देगा वो कंसेंट? तो ये तो पूरी तरह से देश में जर्नलिज्म को जो भी कन्वीनियंट नहीं है। देखिए, प्रोपेगेंडा चैनल अलग चीज है, उसको सरकार कह देगी आप तो एग्जेम्प्ट है, वैसे भी बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकारी है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी पार्टी पावर में है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो, परसों कोई और हो,
तो वो पार्टी जो है वो कहेगी कि नहीं, अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ छापा तो हम आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए का फाइन लगवा देंगे। तो ये तो लोगों के बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जो पत्रकारिता होनी चाहिए, फ्री मीडिया होनी चाहिए, उसके ऊपर ही पूरा अटैक है। और ये सरकार जो कानून लाई है, इससे तो ये एक हथियार बन गया है, डेटा हथियार बन गया है, आज वेपनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया है। जी, तो ये एक बात तो ये हुई कि राइट टू इंफॉर्मेशन को किस तरह से ब्लॉक किया जा रहा है, इसके जो प्रोविजन है उनको कैसे भोतरा किया जा रहा है ताकि लोगों तक वो सूचनाएं ना पहुंच सके। अब इसका एक जो दूसरा हिस्सा है राइट टू प्रिवेसी, वो कैसे खतरनाक है, जरा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, राइट टू प्रिवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो दोनों ही राइट्स को ये कानून जो है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। राइट टू इंफॉर्मेशन तो आपने देख लिया कि कैसे उसका क्या किया गया है। राइट टू प्रिवेसी, सरकार कह रही है हम डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लोगों का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब आप अगर देखें कि सबसे ज्यादा लोगों का पर्सनल डेटा किसके पास है आज हमारे देश में, वो सरकार के पास है। यूआईडीएआई जब आधार में हमारा डेटा कलेक्ट करती है, हमारे बायोमेट्रिक कलेक्ट करती है पूरे देश के, उनके पास है वो डेटा। सरकारी महकमों के पास है वो और भी डेटा, और वो डेटा है बड़ी कंपनियों के पास। आप जाके जियो का फोन इस्तेमाल करते हैं तो सारा डेटा जियो के पास आ जाता है, एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं एयरटेल के पास आ जाता है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, अमेज़न, इनके पास हमारा डेटा है। ये कंपनियां डेटा को बेचे नहीं गलत तरीके से, उसको लीक नहीं करें, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कानून सरकार कह रही थी हम बना के ला रहे हैं। अब सरकार ने कानून तो इसके नाम पे बनाया, पर उस कानून में ये लिख दिया कि सरकार तय करेगी कि कौन इस कानून में कवर्ड होगा और कौन नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ द स्टेट, सरकारी महकमे इसमें कवर्ड नहीं होंगे, ये लिख दिया सरकार ने। तो भाई यूआईडीएआई कवर नहीं होगा, सरकार कह रही है कि हम बताएंगे कि कौन से हमारे महकमे बाहर रहेंगे कानून से, सरकार कह रही है हम बताएंगे कौन सी कंपनियां इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगी इसके प्रोविजन से। तो मतलब किसकी डेटा प्रोटेक्ट हो रहा है? ये जो सारे लोग जो हमारा डेटा लेकर बैठे हैं, सारी कंपनियां और सरकार, वो तो कवर नहीं होंगे। और जो छोटा छोटा डेटा इकट्ठा करते हैं, जर्नलिस्ट, रिसर्चर, कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर ये लागू होगा कानून। वो क्या डेटा खराब करना है? तो ये जो कानून है ये हमारी निजता के अधिकार को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। नाम केवल ये है कि हम निजता का अधिकार बचाना चाहते हैं, पुट्टुसामी जजमेंट आई, हम ये लेके आते हैं, हम डेटा प्रोटेक्शन आपका करना चाहते हैं, आप डरिए मत। कैसे प्रोटेक्ट होगा अगर जो डेटा पकड़ने वाले सबसे ज्यादा आज जो लोग हैं उन्हें सरकार कह देगी कि हम तो इनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? तो ये तो ना डेटा प्रोटेक्ट हुआ, ना निजता प्रोटेक्ट हुई, और ना हमारी सूचना का अधिकार प्रोटेक्ट हुआ। प्रोटेक्ट कौन हुआ? ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने का एक्ट है। ये जो लोग सत्ताधारी हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का एक्ट है। नाम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका नाम ही होना चाहिए भ्रष्टाचारियों का प्रोटेक्शन एक्ट, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका प्रोटेक्शन एक्ट। तो अंजलि जी ये बताइए, आपने बताया कि इसके 2-3 ड्राफ्ट तैयार हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा वाला ये है। तो ये ऐसा कैसे हुआ कि ये लगातार सिकुड़ता चला गया, यानी जो उसका दायरा है वो कम करते गए और उसको इस बिंदु पर ले आए जहां पर आरटीआई एक्ट को भी भोतरा कर रहे हैं, और जो डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो भी कुछ मामलों में लागू होगा, कुछ में नहीं होगा। ये कैसे हुआ? देखिए मुकेश जी, ये तो जब सरकारें लाती हैं बिल, उनका काम होता है कि लोगों के साथ बातचीत करें, पब्लिक कंसल्टेशन करें। पॉलिसी भी है प्री लेजिस्लेटिव पब्लिक कंसल्टेशन की। अब सरकार इसमें कह रही है कि हमने तो बहुत बातचीत करी, लेकिन अगर आप देखें, आप जाके अभी भी देखिए, अभी रूल्स ला रही है सरकार। ये कानून तो पास हो गया 2023 में, अब ये लागू इसलिए नहीं हो पा रहा, रूल्स नहीं आए हैं, तो अब सरकार रूल्स लेके आ रही है। सरकार कंसल्टेशन कैसे कर रही है?
केवल अंग्रेजी में। सरकार कंसल्टेशन कैसे कर रही है? ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ज्यादातर लोग तो उसमें भागीदारी कर ही नहीं पाते हैं। सरकार ज्यादातर बातें जो कर रही है वो केवल इंडस्ट्री से कर रही है, सिविल सोसाइटी से, लोगों से बातचीत ही नहीं कर रही कि नहीं नहीं ये तो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। भाई ये कानून तो एक एक इंसान को, नागरिक को इफेक्ट करेगा इस देश में। आप सूचना का अधिकार ले रहे हैं, हमारा बदल रहे हैं सूचना का अधिकार, तो इसमें सिर्फ इंडस्ट्री का थोड़ी नुकसान है, इसमें तो देश में लोकतंत्र का नुकसान है, लोगों का नुकसान है। बात ही नहीं हो रही है कोई ढंग से। तो सरकार ने ये जो पूरा कानून का, जब कहा भी कि हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, कंसल्टेशन हम लोग ने इतने सारे भेजे सरकार को जब बन रहा था ये कानून कि आप ये मत करिए, आप सूचना के अधिकार कानून से छेड़छाड़ मत करिए, सारी चीजें जब भेजी वो काले बक्से में चली गई, किसी को पता ही नहीं है कि किसी ने पढ़ी भी कि वो कूड़े के बिन में गई। हमने तो अभी हाल ही में बहुत सारे एमपीज जो हैं उनसे बातचीत करी, जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, जो जिन्होंने इस कानून को पढ़ा था। हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कानून लेकर कैसे आए, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से पब्लिकली कह दिया है कि देखिए जेपीसी में 1 साल तक इस पे चर्चा हुई, हमने इतने सारे उनको सुझाव दिए, वो सारे सुझाव कूड़े के डब्बे में गए। सरकार कानून का बिल का मसौदा लेके आई, उन्हें दिखाए बगैर जेपीसी से उसको भेज दिया। तो उन्होंने कहा हम तो 1 साल तक बातें करते रहे, उसमें बोलते रहे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। तो ये मतलब ये कानून जो लाया गया है ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कानून लाने का। आप लोगों के इतने संवैधानिक मौलिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं उनका। आप देखिए आर्टिकल 19(1)(a) जो अनुच्छेद 19(1)(a) है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें फ्री राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ऐसा सा कानून जब आया है, ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले तो उसी को खत्म कर रहा है। फिर फ्री स्पीच क्या होगी अगर हर जर्नलिस्ट को जाके कंसेंट मांगना पड़ेगा जो उन्हें मिलेगा नहीं, और उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए का डर हो जाएगा। तो ये तो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है। इतना बड़ा हमारा जो अधिकार है लोकतंत्र में, हमें जो इस रिपब्लिक में मिला है, फिर आप देखिए कि किसी के ऊपर वो लागू होगा कानून, किसी पे नहीं होगा। तो अनुच्छेद 14 जो हमें इक्वालिटी का राइट देता है, भाई कोई प्रिंसिपल हो जिसके ऊपर आप कहें, कोई क्लास ऑफ लोग हो जिसपे आप कहें इनके ऊपर लागू नहीं होगा, तो ठीक है, सरकार कह रही है हम तय करेंगे, जिसको चाहेंगे छोड़ देंगे और जिसको चाहेंगे कानून में रखेंगे, तो इक्वालिटी का क्या होगा? तो ये तो सारे हमारे फंडामेंटल राइट ध्वस्त हो रहे हैं, और कानून ऐसा सा लाया गया है लोगों से बातचीत करे बगैर। हाँ, इसमें ये भी एक चिंता जाहिर की गई है कि इससे निगरानी होगी, सर्विलांस बढ़ेगा सरकार का नागरिकों पर। वो किस तरह से करेगी सरकार? देखिए इस कानून की जरूरत थी कि लोगों का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट हो, उनके ऊपर सर्वेलेंस नहीं हो, इस तमाम चीजों के लिए। अब आप अगर इस कानून का सेक्शन 36 पढ़ें, 36, उसमें ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये ताकत दी जा रही है कि वो किसी भी डेटा फिडुशियरी से कोई भी डेटा किसी भी टाइम पे निकलवा सकते हैं। तो अब कोई भी पत्रकार जो है वो डेटा फिडुशियरी हैं, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो वो डेटा फिडुशियरी बन जाएंगे, और उनकी कोई भी सूचना सरकार कह रही है हम किसी भी टाइम पे निकलवा सकते हैं। तो मतलब आपका जो फोन पे डेटा है, सरकार कहेगी दीजिए हमें डेटा, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 36 में अनक्वालिफाइड पावर है सरकार के पास कि वो कोई भी डेटा निकलवा ले। आपका ईमेल, तो सोर्सेस का क्या होगा जर्नलिस्ट के, लोगों की जो सर्वेलेंस की आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही तो सर्वेलेंस होती है कि सरकार, देखिए आज तक क्या रहा है, अगर किसी को किसी का फोन टैप करना है, अगर सरकार को कुछ निजी सूचना इस तरीके की चाहिए, तो बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, ऐसे ही नहीं किसी का फोन टैप किया जा सकता। अब
ये कानून की बात तो सरकार कह रही है कि हम जो सूचना मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी हमें। आपका अगर आप डेटा फिडिशरी हैं, मतलब अगर सरकार कहती है आपने पर्सनल डेटा किसी का कलेक्ट कर लिया, उल्लंघन करा हो चाहे ना करा हो, वो अलग बात है। ये नहीं है कि आपने उल्लंघन करा है तो हम आपका डेटा मांग सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो हमारे पास ताकत है कि हम आपकी ईमेल का पासवर्ड मांग ले, हम आपके फोन का पासवर्ड मांग ले, हम आपका कोई भी सूचना मांग ले। ये कितनी डेंजरस बात है लोकतंत्र में। मतलब मतलब मेरे ऐसे मेरे डेटा पर मेरा कहीं कोई अधिकार नहीं, पूरी तरह आपके से डेटा सरकार। आपके डेटा पर सरकार का पूरा अधिकार है। आपका हो ना हो, सरकार का पूरा अधिकार है। अगर आप कोई भी पर्सनल डेटा किसी का भी कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब पर्सनल डेटा फिडिशरी अगर आप बन जाते हैं तो। और आप ये देखिए कि लोकतंत्र में जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हम सब जानते हैं। राजनीतिक जो विपक्ष है उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है इससे। तो मतलब लोकतंत्र कैसे चलेगा? आप ये सोचिए कि आज की डेट में कौन सी राजनीतिक दल है जो बिना मीडिया आईटी सेल के चल सकता है? हर एक का आईटी सेल होता है। वो मैसेजिंग करते हैं अपने वोटर्स के साथ में, लोगों के नाम इकट्ठा करते हैं, फोन नंबर इकट्ठा करते हैं, उन्हें व्हाट्सएप भेजते हैं, फोन कॉल्स आती हैं, ऑटोमेटेड कॉल्स आती हैं, वो सारे डेटा फिडिशरी बन जाएंगे। अब रूलिंग पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, रूलिंग पार्टी कहेगी हमारा मीडिया सेल तो जी देखिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपका मीडिया सेल वो इसमें दायरे में आता है। और अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, मान लीजिए उनके पास 1 लाख नाम है जिनका कि वो मैसेज भेजते हैं, उसमें से 10 लोग भी जाके शिकायत करवा दी जाए उनसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे, हर एक केस पे 500 करोड़ रुपए का फाइन लग जाए, तो मतलब आपकी पार्टी पे 5,000 करोड़ रुपए का फाइन लग गया। कौन सी पार्टी है आज जो सरवाइव कर पाएगी? कौन सा मीडिया हाउस है जो सरवाइव कर पाएगा? तो देखिए ये जो कानून है, ये तो कोई भी जो विपक्ष की आवाज उठाते हैं, कोई भी जो डिसेंट करते हैं, जो सरकार को, केंद्रीय सरकार को की आलोचना कर दें, उनकी नीति की आलोचना कर दें, उन सब के लिए ये कानून जो है एक हथियार बन जाएगा उनकी ऊपर प्रहार करने का। कि आपने करा तो तुरंत सरकार आपकी सारी सूचनाएं निकलवा लेगी, तुरंत सरकार भी शिकायत कर सकती है। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी सरकारी है और उसके पास ताकत है 500 करोड़ रुपए तक की हर एक केस में जुर्माना लगाने की। तो मतलब ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का एक तरीका बन सकता है। अंजलि जी, आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि लगता है सरकार के पास जो जितनी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह, उससे वो संतुष्ट नहीं है और उसने एक और हथियार इजाद कर लिया इस बहाने कि कैसे हम आपकी आजादी को कर्टल करेंगे और कैसे हम अपने दोस्तों को बचाएंगे और अपने जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको निपटाएंगे। ये एजेंडा दिख रहा है इसका। देखिए ये कानून को अगर आप पढ़ेंगे और इसके प्रावधान, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इसका अध्ययन करें तो ये बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार कह रही है कि हम जिस पे नहीं चाहते उस पर ये कानून लागू नहीं होगा, वो सुरक्षित है। तो जो हमारे मतलब की बात कर दें तो वो सुरक्षित हो जाएंगे, जो भी सरकार में बैठा है। और सरकार कह रही है कि जो हमारे खिलाफ बात करें वो डर जाए, क्योंकि इसके अंदर तो आर्बिट्रेरीली डिसाइड हो जाएगा, जो भी रूलिंग पार्टी है वो तय करेगी कि कौन कवर्ड है कौन नहीं है। तो ये जो आर्बिट्ररी पावर्स सरकार ने अपने लिए रखी हैं, जिस तरह से ये ढांचा बनाया है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया है, जिस तरह से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित किया है, साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये सरकार की मंशा है कि सरकार की कोई जवाबदेही सुनिश्चित ना करे। सरकार ये कह रही है कि चाहे आप विपक्षी दल हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप सिविल सोसाइटी हैं, अगर आप आवाज उठाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जवाबदेही की एक्सरसाइज, भ्रष्टाचार रोकने की एक्सरसाइज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक्सरसाइज, अब्यूज ऑफ एक्सरसाइज पावर की एक्सरसाइज कैसे होगी
जब तक लोगों के पास डेटा नहीं होगा, लोगों के पास सूचना नहीं होगी, ये तो जनहित में सूचना लोगों के पास होनी चाहिए। तो जब ये सूचनाएं बाहर हैं और आप ऐसे ढांचे बना देते हैं कि जो बोलने वाली आवाजें हैं, विरोध की आवाजें हैं, उन्हें आप कुचल देंगे, तो फिर तो सरकार कह रही है हम अपनी मनमानी से जो मर्जी करें, आपको हम तुरंत कुचल देंगे अगर आप कोई आवाज उठाएंगे। तो ये तो बहुत ही डेंजरस कानून है। और जो ईडी, सीबीआई, जो हम बहुत बार ये क्रिटिसिज्म होती है कि वो तो केवल ऑपोजिशन के पीछे जाते हैं, वो कोई रूलिंग पार्टी की कोई भी शिकायत होती है उस पर काम नहीं करते हैं। अगर कोई ऑपोजिशन में भ्रष्टाचारी हैं, वो रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर जाते हैं तो सारे उनके केस बंद कर देते हैं। अब ये ऐसे केज्ड पैरेट जिनको कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सरकार ने एक और केज्ड पैरेट की तैयारी कर ली है। सरकार कह रहे हैं कि देखिए वो तो बड़ा क्रिमिनल साइड पे है, वो तो उसमें तो बड़ा एक वो, ये तो ऐसी चीज है जो कि हर एक पे लग सकती है। अब आप पीएमएलए हर एक पे लगाना बड़ा मुश्किल है, यूएपीए हर एक पे लगाना बहुत मुश्किल है, तो सीबीआई, ईडी को इकट्ठा करना, यहाँ पे तो किसी को भी कह देंगे आपने किसी की सूचना इकट्ठी करी थी, आपने कंसेंट लिया नहीं, या फिर उन्होंने कह दिया है आप शिकायत में कि हमने तब तो कंसेंट दिया था, हमने कंसेंट वापस ले लिया था, तो अब आपके खिलाफ शिकायत है, 500 करोड़ रुपए दीजिए। तो ये तो बहुत ही आसानी से इस्तेमाल होने वाला क्रिमिनल जस्टिस का भी बात नहीं है यहाँ पे। तो आप सीधा बस ये कहिए आपने इकट्ठा करा सूचना, तो आप के ऊपर ये लागू हो सकता है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। अंजलि जी, ये बताइए कि आप लोग लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, मांग कर रही हैं। राहुल गांधी से आप लोग मिले, फिर आप एक्टिविस्ट ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की। क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई बातचीत करने के लिए, सुनने के लिए, बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रही? जी, ना केवल हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी से मिले, हमने एक मीटिंग बुलाई थी सभी पार्टीज के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ, जिसमें कि बहुत सारी पार्टी से लोग आए। इसमें हमने जो मंत्री हैं बीजेपी के भी जो हैं वैष्णव जी और जितेंद्र सिंह जी, उनको भी निमंत्रण दिया था। हम सबसे बात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो कानून है ये लोकतंत्र के लिए खराब है। तो हम ये मानते हैं कि इसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी मंत्री हो, उन्हें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए और हम उनसे बात करें और उनकी भी समझ को हम बताएं कि ये देखिए ये क्या होने वाला है इस कानून से। अभी तक हमसे सरकार में कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन एलओपी और कई एमपीज हमसे मिले हैं, सभी ने चिंता व्यक्त की है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी है उसे जिस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर समझ बनानी चाहिए और उन्हें आवाज उठानी चाहिए वो नहीं होती है। और हमने यही देखा इस बार भी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरीके का कानून आ गया है, इसमें ये खतरे हैं। और हमने तो उनको ये भी कहा कि आप लोगों की चिंता ना भी करें, आप अपनी चिंता तो करिए। आपके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए के फाइन लगेंगे, आपके मीडिया सेल हैं, तो आप कुछ भी आवाज नहीं उठाते हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को। हम तो अगर मंत्री हमसे मिले या एमपीज मिले रूलिंग पार्टी के, हम उनको भी ये कहेंगे कि आज आप सत्ता में बैठे हैं, कल कोई और हो सकता है सत्ता में बैठे, तो ये कानून तो बिल्कुल ही गैर लोकतांत्रिक है, तो इसको आप कैसे लागू कर रहे हैं। तो ये जो कानून है इसमें बहुत ज्यादा डेंजर है लोकतंत्र के लिए। तो अपोजिशन पार्टी ने क्या कहा, आपको क्या आश्वासन दिया? क्या वो सचमुच में अब इसके खिलाफ लामबंद होंगे? देखिए, जिन भी ऑपोजिशन पार्टी से हम मिले हैं उन्होंने कहा है कि नहीं हम समझ रहे हैं अब कि इसमें कितने खतरे हैं। उन्होंने कहा है कि सही से बातचीत नहीं हुई। जब ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट से 2023 में, उस समय पर पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन थी उन्होंने वॉकआउट स्टेज किया था क्योंकि मणिपुर का मुद्दा उठ रहा था और नो कॉन्फिडेंस मोशन था।
जब पार्टियां बाहर गईं, एमपीज बाहर गए, तब उस समय पे इस कानून को पास कर दिया गया पार्लियामेंट में। तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। तो ये पार्टीज का हमने डिमांड रखी है कि कोई भी पार्टी हो, आप इसका विरोध करें, और बहुत सारी पार्टीज ने आश्वासन दिया है कि वो इसका विरोध करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए, मतलब ये कोई एक पार्टी या कोई एक व्यक्ति या कोई केवल पत्रकार ऐसा नहीं है कि उन्हीं के हितों के खिलाफ है, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है। ये तो पूरे लोकतंत्र में जो भी लोग हैं और जो सरकार से सवाल उठाते हैं, किसी भी समय पे कोई भी बात करता है, सबके खिलाफ है। तो ये लोगों के अधिकार को कुचल रहा है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है, लेकिन पॉलिटिकल ऑपोजिशन से भी ज्यादा हमने तो ये देखा है कि सूचना का अधिकार कानून जब आया तो किसी पार्टी ने अपनी खुशी से नहीं दिया, लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष करा था, तब वो कानून मिला था। अब ये कानून को ध्वस्त किया जा रहा है, तो भी लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद रखें कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, वो उम्मीद रखना गलत होगा। तो मुझे तो लगता है कि लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम आवाज उठाएं और सड़कों पर आएं और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि ये कानून बिल्कुल गलत है, आपने सूचना का अधिकार संशोधन किया है, वो नहीं चलेगा, और ये कानून जो है जिसको आप हथियार बनाकर ला रहे हैं, हम इसके विरोध में हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी, जुडिशरी में भी जरूर इसका विरोध किया जाएगा और ये याचिकाएं दर्ज होंगी, लेकिन लोगों को इस आवाज को उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें बहुत सक्रिय रूप से इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई का अभी क्या हाल है? ये इसके दायरे में तो जजेस भी आ जाएंगे, उनकी भी निजता का हनन होगा, उनके भी अधिकारों का उल्लंघन होगा। जी, तो अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। ये कानून जब लागू हो जाएगा, क्योंकि इस कानून में लिखा है कि इसके सारे प्रावधान एक एक करके जब नोटिफाई होंगे अलग टाइम पे, तब ये लागू होगा और रूल्स बनेंगे, तब ये लागू होगा। अब सरकार रूल्स ला रही है, ये पढ़ने में आया है कि अप्रैल के महीने में रूल्स ले आएगी सरकार। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं हम कि अप्रैल के बाद, अप्रैल मई में ये कानून जो है ये लागू हो जाएगा। तब इसके खिलाफ कोर्ट्स में भी आई एम श्योर लोग जाएंगे। ये तो लोगों का अधिकार है लोकतंत्र में, तो जाएंगे ही लोग। आई एम श्योर जर्नलिस्ट जाएंगे, एक्टिविस्ट जाएंगे, तमाम तरीके के लोग जाएं, शायद पॉलिटिकल पार्टीज जाएं, लेकिन ये कोर्ट में इसकी लड़ाई जो है वो तो एक अपना ही तरीका होता है कोर्ट का, कितना समय लगे। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बहुत अच्छी जजमेंट आई पिछले साल, लेकिन 7 साल लगे उस जजमेंट को आने में। तो 7 साल तो बहुत लंबा समय होता है, तब तक तो डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, देश का लोकतंत्र कहाँ जाएगा। लेकिन जरूरी ये संघर्ष हैं, तो अलग अलग जगह पर संघर्ष होने की जरूरत है। और अगर ये कानून लागू हो जाता है और इससे फिर ये सारी सूचनाएं हमारे दायरे से निकल जाती हैं और ये हथियार बन के हम पर इस्तेमाल होता है, लोगों पर इस देश के, तो ये लोकतंत्र को तो खोखला पूरी तरह से बना देगा। कहने को हम लोकतंत्र रह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हम कोई अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी, वैसे भी हमारा लोकतंत्र बहुत कमजोर हो चुका है, जिस तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं की हालत कर दी गई है। लेकिन आपने कहा कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। लोग तो अपने आप खड़े होने से रहे, और जो माहौल है उसमें तो और भी डर और आतंक का है। जो खड़ा होगा उसके साथ क्या होगा किसी को पता नहीं। जी, और मुकेश जी, इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि किसी को मालूम नहीं है कि ये कानून कैसे पारित हो गया है और इसमें क्या लिखा है। और हम तो जहां पर भी जाके बात कर रहे हैं,
लोगों को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो उसकी चर्चा ही नहीं हो रही। लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कानून आ गया? और बहुत टेक्निकल कानून है। ये ऐसा नहीं है कि भाई सीधी सी एक लाइन में बता दिया गया कि आपके ये अधिकार खत्म हो गए। बहुत टेक्निकल कानून है। तो ये भी एक बड़ा मुझे लगता है चैलेंज है बीच में, कि कैसे लोगों तक ये बात को पहुंचाया जाए। लोग भी विरोध तब करेंगे जब वो समझेंगे कि इससे क्या हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ये कैसे एक तरह से टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ एक कदम है। वो जानकारी भी लोगों के पास नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जानकारी नहीं है। माहौल ऐसा है आज देश में, जहां कोई आवाज उठाते हैं तो उन पर अलग अलग तरीके के केस लगा दिए जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं तो ये देखती हूँ कि जब जब लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों का हनन होता है, उनके संवैधानिक अधिकारों को संकुचित किया जाता है, आवाज जरूर उठती है। और वो अलग अलग तरीके से, पीसफुल तरीके से लोग उठाएं। यही मुझे लगता है कि तरीका है कि लोकतंत्र में हम इसका विरोध कर सकें, और पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में उठाएं, और जगह पर पीसफुली उठाएं, और जुडिशरी में इसके खिलाफ आवाज उठे, याचिकाएं हों। यही तरीके हैं, और तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में कि हम विरोध कर सकें, संघर्ष कर सकें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अंजलि जी, इस खतरनाक कानून के खतरनाक पहलुओं के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका धन्यवाद आपका। नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्कार।